हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन क्लास में। जीडी कांस्टेबल के लिए जितने भी विद्यार्थी हो, यह क्लास परफेक्ट होने वाला है। यह जो प्रश्न पत्र सॉल्यूशन होगा 21 फरवरी 2024 का 9-10 से, यानी फर्स्ट शिफ्ट का जीडी कांस्टेबल का ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन होगा। इस क्लास में आप सभी को मैथ का 20 जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को सिखाया जाएगा। और अगर आप लोग हमारे सभी यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर जितने भी शिफ्ट का प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी को मैथ का दिया जा रहा है। अगर आप लोग सभी प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम में भी 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी को तो यहाँ तक कोर्स खत्म हो गया होगा प्रॉपर सभी स्टूडेंट को। अब बचा है प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना। तो जितना जितना प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे उतना से उतना नंबर इंक्रीज कर पाओगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो हमारी बातों को ध्यान से समझना और सभी प्रश्नों को हल करते चलना। चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। देखो, मैथ का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था भाई? पूछा गया था इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। हमें सिंपल तरीका से इस प्रश्न को हल करना होता है। कैसे करेंगे? तो देखो, इसका नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या को दशमलव में दिया हो या ना दिया हो, उसके ऊपर रेकरिंग हो, तो उसको हल कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख देना है। यानी 23 है तो 23 लिख देना है। लेकिन यहाँ पे देखो दशमलव है, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो एक संख्या, और उस संख्या पे रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदले हमें एक 9 देना है। ठीक है, अगर दशमलव के संख्या दो, दशमलव के बाद दो संख्या हो, तीन संख्या हो, तीनों पर रेकरिंग हो तो हम 3 9 देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, तो 2.3 है और 3 पर पावर रेकरिंग है, यानी ऊपर में 23 होगा और बटा 3 पे रेकरिंग है तो 1 9 होगा। ठीक है, अब हमारी बातों को यहाँ पे ध्यान और थोड़ा सा देना कि जिस पे रेकरिंग नहीं होता है वह माइनस में क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी 2 पर देखो रेकरिंग नहीं है तो 2 आप लोग घटा दोगे। फिर यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो प्लस दोगे। जस्ट वही नियम इसमें भी फॉलो करोगे। यानी 4.3 है तो 4 और 3 दोगे। अब देखो ऊपर में क्या है, तो 3 पर पावर रेकरिंग, यानी दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 दोगे। और कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 पे रेकरिंग नहीं है तो 4 आप लोग क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब इसका हल करो। 22 में अब अगर हम 2 को घटा देंगे हमें प्राप्त होगा 21/9 होगा। और प्लस का यहाँ पे अगर हम 43 में 4 को घटा देंगे तो हमें 39/9 होगा। अब एलसीएम लेंगे तो हमें 9 होगा और ऊपर वाले जुड़ जाएगा। 9 1 10, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब हमें यहाँ से काट दो तो देखो 3 से काटोगे 20 मरतम और 3 से काटोगे 3 मरतम। 20/3 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है 512 के 64% प्लस 215 का 46% का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें जैसे बोल रहा है वैसे करना है। 512 के 64% बोले तो 64/100 और फिर प्लस 215, 200 क्या है भाई, तो 215 के 46% बोले तो 46/100। अगर हम 512 गुने का 64 का अगर हम 100 करते हैं ना, तो हमारा यहाँ से प्राप्त होता है 327 दशमलव का कितना होता है भाई, 327.68 होगा। प्लस का अगर हम 215 गुने का 46/100 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 98.9। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, इतना ही प्राप्त होगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, तो दशमलव वाले जोड़ने में कंफ्यूज होंगे। तो क्या होता है, सिंपल तरीका से जो बड़ी संख्या ऊपर लिखो, 300 कितना है, 27.68। और यहाँ पे क्या है, तो 98 दशमलव का यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 8 का 8 होगा, 9 6 15 का 5 होगा, दशमलव 15 का 5 बाकी 1 रहेगा। ठीक है, और 8 और 7 कितना होगा, 15 और 1 बकाया 16 का 6 बाकी 1 और 9 2 11, 1 12 का 2 बाकी 1 और 3 1 4। अब देखो 426.58 आया, बिल्कुल आया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल। चलो अगर 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कर रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना है। ठीक है, मिश्रण के कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का रेशियो इतना हो गया। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया।
सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना, यहाँ पे मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर पहले था 2 और 3, अब कह रहा है ना कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, तो यहाँ पे नया रेशियो 10 और कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब हमारी बातों को यहाँ पे समझना, क्या कर रहा है कि अगर दूध मिलाया जाता है, देखो मान लो कि यह पहले क्या है, गैलन है, और इसमें 5 लीटर क्या है, इसमें क्या है, तो 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। अब इसमें कुछ और दूध मिलाया तो 10 हो गया, लेकिन दूध मिलाया, अब देखो पानी जितना था तो उतना ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया तो पानी जितना था पहले उतना ही रहेगा। यानी हमें क्या करना है ना कि दूध मिला रहा है तो पानी को हमें बराबर होना चाहिए, यानी पहले पानी जितना था उतना ही अभी भी पानी होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो एग्जामिनर यहाँ पे वाटर को बराबर रखा है, अगर बराबर नहीं रहता तो हमें इसमें दोनों में गुना करके बराबर करना पड़ता, लेकिन हमारा एग्जामिनर बराबर करके दिया है। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था, तो सिंपल तरीका से देखो, पहले दूध 2 था, अब हो गया 8, यानी कितना मिलाया भाई, तो 8 मिलाया, कितना मिलाया, 8 मिलाया, कितने पे, तो 10 पे, और प्रतिशत निकालने का कर रहा है यानी गुना का 100। अब 10 से ये कटेगा, अब कितना बचेगा, 10 8 का 80, यानी 80। लेकिन हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक में मिल्क कितना था, तो 2 था, यानी 80 गुना का 2 बराबर 160%, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना अगला प्रश्न का 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है इतना का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीका से समझना है, क्या कर रहा है भाई, तो 6 प्लस का 2 गुने का, अब देखो जो कोष्ट में होता है ना पहले उसको हल कर लेते हैं, तो 9 और 4, अगर 9 में 4 को हम घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5, और भागा का क्या हो जाएगा, 2। अब हमें क्या करना होता है, तो पहले भाग, यानी 6 होगा, प्लस का 2 होगा, गुना का, अब 5, और भागा नीचे आ जाएगा। अब देखो यह क्या है भाई, तो यह गुना में है, तो गुना में है, अब सिंपल तरीका से हमें क्या करना है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब ऊपर बचा 6 और क्या बचा, 5, अब 6 और 5 कितना होगा, 11, और 11 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न करा है, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, क्यू और आर उसे इतना दिन में करता है, जबकि पी और आर इतना दिन में करता है। सिंपल तरीका से समझना, क्या करा है भाई, तो पी और क्यू जो है एक काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू और आर उस काम को मिलकर 37.5 दिन में करता है, क्या, क्यू और प्लस का आर जो है उस काम को 37.5 दिन, बोले तो 37.5 दिन। अब देखो जब हम दशमलव को हटा देंगे तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी हमें 37.5 दिन को हम दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 आ गया ना। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 सते का 35 और 5 पचे का 25 और 5 दूना का 10, इतना काटे तो इतना आ गया। ठीक है, आगे करा है पी और क्यू, आर और पी जो है मिलकर 150 दिन में करता है, आर है और पी जो है ना यह मिलकर कितना दिन में करता है, तो 150 दिन में काम करता है। अब कह रहा है तीनों जो है एक साथ काम कितना दिन में पूरा करेगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, हम किसका किसका लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 30 का और ऊपर जो 75 है उसका और 150 का। अब हम 30 और 75 150 का एलसीएम लेंगे तो 150 होगा, यानी 150 होगा। अब 30 से भागा देंगे कितना होगा, तो 3 पचे का 15, 5 होगा। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, देखो समझना, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे अगर हम 150 में 75 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2, और 2 फिर नीचे में बटा है वह गुना हो जाता है, यानी 2 गुने का 2 कितना होगा, 4, और 150 में 150 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, समझ गया। अब कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तीनों, यानी यहाँ पे क्या है, तो टोटल काम कितना है, 150। अब तीनों मिल के काम करेगा तो देखो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस का P, अगर सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और P प्लस का क्यू प्लस का आर हो जाएगा, यानी सभी 2 2 होगा, और 2 हम सभी से कॉमन ले लिए, और कितना दिन में कर रहा है, तो 5 यहाँ, 4 यहाँ और 1 यहाँ, 5 4 9 और 1 10 दिन में कर रहा है। अगर हम P प्लस का क्यू प्लस का आर अगर तीनों को एक साथ काम पे बुलाएं तो कितना दिन में करेगा, तो ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, यानी 10 बटा का 2 बराबर का 5, यानी तीनों मिलके
एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम क्या है तो 150। टोटल काम देखो यहाँ पे कितना था 150 था। अब 150 काम यानी 5 दिन, 5 मतलब कि तीनों मिलके एक काम को 5 दिन में करता है, तो 150/5 हो जाएगा, कितना होगा 30 दिन। यानी राइट आंसर क्या दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 6 नंबर का प्रश्न करा है, एक परिवार का आय और व्यय इतना है, परिवार का व्यय इतना है तो उस परिवार का बचत क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे हमारा एग्जामिनर करा है कि आय और व्यय 19 और 13 है, यानी आय दे रखा है, क्या दे रखा है आय दे रखा है, रेशियो का व्यय है। अब आय देखो क्या है भाई, आय 19 रुपये यानी कमाता 19 रुपया, खर्च 13 रुपये करता है, तो यहाँ पे हम बचत भी निकाल सकते हैं। बचत जो होगा यानी उसका सेविंग कितना होगा तो सेविंग 6 रुपये, कमाता है 19 रुपया, खर्चा करता है 13 रुपये, तो बचाता होगा 6 रुपये। ठीक है, बिल्कुल। अब कह रहा है कि एक परिवार का व्यय 29,510 रुपया, यानी यदि परिवार का जो व्यय है 29,510 रुपया और यहाँ पे व्यय कितना है 13 है, तो पूछा उस परिवार का बचत, बचत कितना है 6, तो गुना का 6 कर दो। अब आप लोग क्या करो तो इसका हल करो। कैसे करोगे तो सिंपल तरीका से देखो, 13 से इसको काटोगे, 13 दूना का 26 होगा, 3 यहाँ पे 35 हो गया, 13 दूना का फिर 26 होगा और फिर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 13 दूना का 26 यहाँ पे हो गया कितना, और 13 दूना का 26 हुआ, 35 हो गया, फिर 3 आए तो 35 हो गया, फिर 13 दूना का 26, अब 35 में 26 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 इधर और 9 उधर, और 13 सत्ताई का 91 और 0, इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें गुना करोगे तो 0 होगा, 6 सत्ते 42 का 2 बाकी 4 और 6 दूना 12 और 12 और 4 क्या होगा 16 का 6 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, 13,620, 13,620 देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा अरविंद एक काम को 20 दिन में और वक्सी 22 दिन में पूरा करता है, यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं तो शेष काम का अंश बताना है। देखो बहुत सारे आंसर आधा लाए होंगे लेकिन अंश यहाँ पे किया है ना, इसके कारण उस विद्यार्थी का राइट आंसर नहीं आ पाया होगा, लेकिन आज के बाद यहाँ पे सभी विद्यार्थी समझना और यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना। करा है अरविंद, अरविंद को ए से संबोधित करता हूँ जो कि क्या करा है 20 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो बक्सी, बक्सी को 20 संबोधित करता हूँ और यह 22 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 220 आएगा, 220 में 20 से भाग देंगे 10 होगा, होगा ना, सॉरी 11 होगा, कितना होगा 11 होगा, और 22 अगर हम 220 में फिर 22 से भाग देते हैं हमें 10 होगा। ठीक है, अब करा यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है। देखो ए जो है एक दिन में 11 काम करता है, बी जो है एक दिन में 10 काम करता है, दोनों मिलेगा तो एक दिन में क्या करेगा तो 11 और यहाँ पे 10 क्या होगा 21 काम करेगा, और दोनों मिलके 5 दिन तक काम करता है, यानी 21 बचेगा 75 से 105 काम किया। ठीक है, मिलकर काम किया तो शेष काम का अंश यानी शेष काम यानी 105 काम किया कितने में, ओवरऑल 220 काम में। अब इसको क्या करना है तो यहाँ से कट कुट कर सकते हो, यानी देखो यहाँ से काटना, कैसे काटोगे तो यहाँ से काट सकते हो 5 से, 5 दूना का 10, 5 एकम का 5, फिर 5 से काटोगे तो यहाँ पे 5 का 20, 5 का 20, यहाँ तक देखो सभी विद्यार्थी आंसर ले लाए होंगे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कहीं आ नहीं रहा है। हमें पूछा है शेष काम का अंश, अंश बताना होता है, यानी ओवरऑल 1 में हमें जो आएगा यहाँ पे उसको माइनस करना होता है, यानी 21/44 हमें माइनस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 44 होगा और 44 में 21 को घटा देंगे क्या होगा 23 होगा, यानी राइट आंसर 23/44 हुआ, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे एलसीएम लिए होंगे तो 44 आएगा और 44 में से फिर 21 घटाओगे 23, यानी 23/44, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है तो 8 नंबर का, 8 नंबर का प्रश्न करा इतना प्लस का इतना मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना,
करा है 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 गुने 0.5। हम इसको गुना सिंपल तरीका से और साधारण तरीका से समझाऊंगा ताकि हर विद्यार्थी को समझ में आए। अब 0.5 को जब गुना करते हैं क्या आता है, तो देखो 5 गुने का 5 करेंगे तो 25, कितना आएगा, तो 5 पचे का 25 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक यानी 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी 2 अंक हो गया उसके बाद दशमलव देंगे, यानी कितना आया, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा। उसी प्रकार 0.05, देखो यहाँ पे 0.05 फिर गुना का 0.05 गुना करेंगे कितना आएगा, तो देखो 5 गुने का 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 और 2 4 अंक, यानी 2 अंक और 2 4 अंक के बाद हमें क्या देना है, तो दशमलव देना है। 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इन दोनों को क्या करना है, तो जोड़ देना है, देखो जोड़ का चिन्ह। अब जोड़ने में भी हमें कैसे जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, यहाँ पे क्या है, तो 0 क्या है, तो 25 और यहाँ पे क्या है भाई, तो 0.0025। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2.0। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चले नेक्स्ट पे, सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 600 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात ये है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है। अब समय दे रखा है और यहाँ पे दूरी दे रखा है, तो हमें स्पीड निकालना है। अब स्पीड बराबर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस यहाँ पे और बटा समय, यानी दूरी कितना है, तो 600 मीटर है और समय कितना है, तो 20 सेकेंड है, यानी भाग देंगे तो क्या होगा, तो यानी 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या निकलेगा, तो यहाँ पे स्पीड निकलेगा, किसका, तो यहाँ पे रेलगाड़ी का, ठीक है। अब यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, देखो रेलगाड़ी की जो चाल है ना, रेलगाड़ी की जो चाल है और व्यक्ति की चाल का 5 गुना, यानी व्यक्ति की चाल x है तो रेलगाड़ी की चाल 5 गुना होगा, यानी 5x होगा, ठीक है। अगर रेलगाड़ी और व्यक्ति, और यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि विपरीत दिशा चल रहा है, यानी रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति का चाल दोनों का जुटेगा तो 5 और x, 5x और 1x यानी 6x होगा। अब टोटल समय 6x है और यहाँ पे टोटल समय क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 6 पचे का 30 यानी 5 मीटर पर सेकेंड निकल रहा है। अब कर रहा है ना रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल कितना है 5x, यानी 5 होगा और x के जगह क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 होगा, यानी 5 पचे का 25 मीटर पर सेकेंड आया। लेकिन हमें देखो मीटर पर सेकेंड में नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड में बताना है, यानी 25 को हमें भी बदलना है किलोमीटर, तो 25 होगा गुने का 18 और बटा का 5 होगा। अब 5 से काटोगे 5 पचे का 25 और 18 पचे का 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का तो प्रश्न हो गया, 10 नंबर का प्रश्न करा है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होता है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। रेशियो हमें बताना है सिंपल तरीका से। देखो ऐसे प्रश्नों को सिंपल देखते हुए राइट आंसर पता कर लेना है। क्या करा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया पर बेचने पर क्या करा है, हानि होता है, यानी अंकित मूल्य कितना है भाई, तो अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य, बेचने पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा, बेचने पर हानि होता है, यानी अंकित मूल्य कितना है 16/25 बराबर विक्रय मूल्य। अब देखो हमें करा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो समझना है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा और बटा का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 25 और 16/25 से उलट के क्या हो जाएगा 25/16। हमसे पूछा क्या, अंकित और विक्रय का रेशियो, अंकित 25 और विक्रय का 16,
25:16। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इस तरह से समझना। यहाँ तक समझ गए हो? अगर ये नियम नहीं समझो तो दूसरा समझना। करा एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के कितना हो रहा है भाई? तो 16/25 हो रहा है। 16/25 हो रहा है। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि का अथवा से जो होता है वह नीचे वाले के लिए होता है, यानी अंकित मूल्य के 16/25, यानी अंकित मूल्य जो है वह कितना है? तो 25 है। अंकित मूल्य कितना है? 25 है। अब क्या कर रहा है? बेचने पर यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य जो बचा यानी ऊपर वाले 16 बचा। अब कर रहा है अंकित और विक्रय का रेशियो, तो अंकित 25 है, विक्रय 16 है, तो 25:16 होगा। सिंपल तरीका से, ठीक है। जैसे समझना चाहो समझो। तो चलिए नेक्स्ट पे। और देखो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। अगर यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से सारे खबर मिलता रहे, ठीक है। समझो 11 नंबर का कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि 35% का छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो 1690 यानी 1690 रुपया। कह रहा है 35% का छूट दिया जाता है, यानी 100 का सामान था, 35 का छूट दिया यानी 65 पे बेचा। अब अंकित मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। इसको सिंपल तरीका से हल कर लो। कैसे करोगे? तो देखो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे 50, 5 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा। 5 से काटते हैं 13 होगा। फिर यहाँ से ये काटोगे तो कितना होगा? 13 और 100 जीरो, यानी इतना मात्रा में कटेगा। अब 13 दूना का 26 और डबल जीरो यानी 2600। 2600 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही आंसर। चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न करा रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। करा यदि रमेश 33,750 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना होगा? सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे देखो कह रहा है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश जो है 33,750 रुपया बचाता है, रमेश जो है ना इतना रुपया बचाता है, कितना रुपया बचा रहा है? इतना रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, यानी वेतन का 75% है। ये बोले तो 75/100, यानी 75% है, जो कि कितना बचाता है? तो 33,750 रुपये बचाता है। ये यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है। जैसे जैसे एग्जामिनर कहा वैसे वैसे भी किए, हम अपने मन से कुछ नहीं किए। करा है रमेश यदि रमेश इतना रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 75%, यानी उसके वेतन का 75% इतना रुपया बचाता है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका वेतन निकालना की कोशिश करें तो इसका वेतन निकालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे 25 दिया का 75 और 25 चौका 100, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ से देखो इसको काटो। 3 एकम का 3, 3 एकम का 3, 3 दूना का 6, 3 पचे का 15 और जीरो। अब ये 4 जो है इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा ना। अब इसको यहाँ पे अगर हम इसका वेतन की बात करें तो इसका वेतन हम गुना करते हैं तो 0, 4 पचे 20 का 0 बाकी 2, और 2 4 दूना 8, 2 10 के 0 बाकी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 11 चौका 44 और 1 45, यानी इसका वेतन कितना है? तो 45,000 रुपया है। 45,000 रुपया है। अब कह रहा है कि रमन का वेतन कितना होगा। अब देखो रमन का वेतन, तो पहले में यहाँ पे आ जाओ। अब रमन का वेतन पूछ रहा है तो देखो कह रहा है रमन के वेतन 20% अधिक है रमेश के वेतन से, यानी रमन का वेतन हमें निकालना है, तो रमन का वेतन क्या है ना? 20% अधिक है, यानी 20/100 अधिक है किसके वेतन से? तो रमेश के वेतन से। और रमेश के वेतन कितना है? तो 45,000 रुपया है। सिंपल तरीका से यहाँ समझने वाली बात था, कोई यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग काट सकते हो सिंपल तरीका से, यहाँ पे हल कर सकते हो। देखो 1 0 से 1 0 होगा, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ। अब यहाँ से काट सकते हो, यहाँ से तो 6 पचे का 30, 6 पचे का 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते का इसको काट सकते हो तो 6 सत्ते का 42 होगा, और यहाँ पे
3 आ गया तो 6 पचे 31 और यहाँ पे 3 जीरो होगा और ये 5 है इधर गुना में आ जाएगा, यानी 75 में गुना का 5 करोगे तो 0 0 0, 5 पचे 25 का 5 बाकी 2 और 7 पचे 35, 35 और 2 कितना होगा 37, यहाँ पे 37,500, 37,500 आया। 37,500 ऑप्शन नंबर है ए में, तो बिल्कुल है राइट आंसर, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है 35 कर्मचारियों का औसत के है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय इतना रुपया हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय इतना रुपया है तो के का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीका से समझना, 35 कर्मचारियों का औसत आय के है, यानी 35 कर्मचारियों का औसत आय जो है वह क्या है, के है, यानी टोटल आय क्या हो जाएगा तो 35 के हो जाएगा, 35 के हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो कह रहा है कि यदि प्रबंधक की भी आय शामिल कर लिया जाए तो औसत आय 19,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19,000 हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है तो एक प्रबंधक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी देखो पहले 35 कर्मचारी था लेकिन प्रबंधक भी शामिल हो गया, यानी 35 व्यक्ति में एक व्यक्ति और आ गया, यानी कितना हो गया तो 36। अब 36 का निकालोगे तो टोटल का निकालोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 और 9 छक 14 के 14 से यानी 4 बाकी 14 उनतीया का 57 और यहाँ पे 14 क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 68 हो जाएगा, यानी क्या हो गया तो 68 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है तो के का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो ये करा यदि प्रबंधक का आय इतना रुपया है, यानी 54,000 था लेकिन पहले से इतना था, तो पहले से इतना था, अब कर रहा है के का मान। तो देखो सिंपल तरीका से हमें क्या करना है ना कि अगर हम टोटल का मान निकालेंगे ना तो टोटल का मान कितना है तो 35 के है। अब देखो यह 35 के जो है ना वह क्या है 35 कर्मचारियों का आय है। समझना 35 के जो है शुरू में 35 कर्मचारियों का औसत आय के है, यानी 35 के। अब इसमें देखो प्रबंधक नहीं होना चाहिए, अब प्रबंधक नहीं होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इसमें देखो यहाँ पे जो अभी निकालें उसमें से इस प्रबंधक की आय को घटा देंगे तो प्रबंधक घट जाएगा, यानी निकल जाएगा, यानी 6 8 4 और 0 में हमें क्या करना है तो प्रबंधक की आय कितना है भाई तो 5, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 3 0 होगा, 1 2 3 0 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, इसको हमें क्या कर देना है तो घटा देना है, यानी निकाल देना है, यानी 1 0 2 0 3 0 यहाँ पे 0 और 8 में से 5 जाएगा 3 यानी 6, यानी हमें यहाँ से कितना निकल गया 35 के। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा जो निकल जाएगा क्या तो 1 कर्मचारी, यानी के बराबर हो जाएगा इतना बटा का 35, इतना बटा का क्या हो जाएगा 35। अगर हम इसको गुना करते हैं सॉरी भाग करते हैं तो कितना मर्तब में कटेगा, तो यहाँ से देखो इसको काटोगे ना, यानी यहाँ से तो इसको काटोगे तो 18 मर्तब कटेगा, 18 मर्तब, यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, यानी 18,000 ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, ठीक है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचना चाहिए। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि 1 रुपया में 1 रुपया में क्या कर रहा है भाई 1 रुपया में यहाँ पे 35 कलम क्या करता है बाय करता है, यानी खरीदता है, क्या करता है खरीदता है। ठीक है, कह रहा है 40% लाभ कमाना है, उस व्यक्ति को क्या करना है कि 40% को लाभ कमाना है। अब 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितना कलम बेचना चाहिए, यानी 1 रुपये में उसे कितना कलम बेचना चाहिए तो 1 रुपये में उसे x कलम अगर बेचता है, x कलम बेचता है, ठीक है, मान लो कि x कलम बेचता है, ठीक है। अब कर रहा है ना एक तो उसका लाभ तो वहाँ कर रहा है ना कि 40% लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपये में कितना बेचना चाहिए, तो मान लिया कि 1 रुपये में x कलम बेचता है लेकिन 40% लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा तो लाभ बराबर हमें निकालना पड़ेगा, लाभ निकालते हैं पहले। देखो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात बताएंगे, कोई भी यहाँ पे फालतू बात नहीं होगा। 1 रुपया में 35 कलम खरीद रहा है और 1 रुपया में x कलम बेच रहा है, तो लाभ उसको कब होता है जितना में खरीदा और जितना में बेचा दोनों के घटाएंगे तो हमारा लाभ आएगा, लाभ आएगा ना। यानी खरीदा था 35 में, बेचा कितना x में, तो लाभ आया, लेकिन कितना पे लाभ आया तो x पे लाभ आया और प्रतिशत निकालना है तो गुना का 100 करना है।
शो करना है बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर कर रहा है 40% लाभ कमा रहा है। लाभ कितना कमा रहा है? तो 40% यानी 40 होगा और 35 माइनस का x होगा और यहाँ पे बटा x होगा और गुने का 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लो तो यहाँ एक जीरो कट गया, सिंपल तरीका से कट गया। ये x इधर है जो कहाँ चला जाएगा? तो इस तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x होगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, ये गुना हो जाएगा, ये 10 जो है इसमें गुना हो जाएगा, यानी 350 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x हो गया। अब देखो इधर से 10x और इधर 4x और 10x माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 10 और 4 कितना हो जाएगा भाई? तो 10 और 4 14x हो जाएगा और इधर कौन कितना आ जाएगा? तो 350 आ जाएगा, यानी 350 आ जाएगा। यानी x बराबर, यानी इतना से इतना काटोगे तो 25 आएगा, यानी x का मान कितना आया? 25 आया। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 15 नंबर का प्रश्न करा है कि 22 शिक्षक का औसत आयु 64 है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल कर लेने के बाद 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की औसत आयु कितनी होगी ये बताना है। सिंपल तरीका से इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं? हमसे पूछा है कि नए शिक्षक का आयु, तो इसका सिंपल ट्रिक होता है कि न्यू एवरेज बराबर क्या होता है? ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का इंक्रीज या डिक्रीज और गुने का फाइनल मेंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करा ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज क्या है? तो 22 शिक्षक का औसत आयु कितना है? 64, यानी ओल्ड एवरेज कितना है? 64। अब करा है कि जब एक शिक्षक और शामिल हो जाता है ना, तो उसका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो बोलोगे इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 वर्ष बढ़ रहा है, यानी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो प्लस का 1 होगा और गुने का फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर बोले तो पहले 22 शिक्षक था, लेकिन एक नए शिक्षक आ गया, यानी 22 और 1 कितना आ गया? तो 23 शिक्षक आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? न्यू एवरेज पता चलेगा, यानी नए शिक्षक की आयु। अब नए शिक्षक की आयु यहाँ पे क्या होगा? 64 होगा, यहाँ पे प्लस का अगर 23 गुने का 1 करते हैं तो 23 होगा और न्यू एवरेज बराबर अब हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 3 7 और 6 2 कितना होगा? तो 8, यानी 87 वर्ष। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न करा इतना भागा इतना बराबर इतना बराबर इतना का मान क्या होगा? सिंपल तरीका से पहले जो कोष्ट में है ना उसी को हल कर लो। देखो 27 गुने का 5 करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा और 27 पचे का कितना होगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सते का 35 का 5 बाकी 3, अब 5 दूना का 10 और 3 13, यानी 27 पचे का 35 इतना आ गया। भागा का यहाँ पे देखो क्या होगा? 25 होगा और 25 यहाँ पे क्या होगा? गुना होगा। अब पहले इसको करना है तो 15 में से 14 घटाएंगे 1 और 1 गुने का 5 करेंगे 5, फिर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा और यहाँ पे भागा का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। कैसे करते हैं? बोर्ड मास का पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? तो 1350 में हमें 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो देखो 25 का 25 25 दूना 50 25 तिया 75 25 चौका 100 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 125 हुआ और यहाँ पे कितना बचा? तो 100, यानी 25 चौका 100 54 आ गया। फिर गुना का 5 होगा प्लस का करना है तो 800 में अगर हम 25 से भाग देते हैं तो कितना आता है? तो देखो अब 25 दूना 50 25 तिया का 75 होगा 75 बाकी 50 हुआ और 25 दूना का 50 यानी 32 आया। अब इसको गुना करो तो 4 पचे 20 का 0 बाकी 2 और 5 पचे 25 और 2 27 और प्लस का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो 0 और 2 2 होगा 7 3 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3 302 302 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। समझना 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कराए एक निश्चित ब्याज दर 2 वर्ष के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो यहाँ से मूलधन ज्ञात करना है ना तो इसके लिए पहले दर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब यहाँ से आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बराबर क्या हो जाता है? पी आर स्क्वायर और बटा का 100 का स्क्वायर।
अब देखो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं यानी मूलधन निकाल सकते हैं अगर हमें आर का मान यानी दर का मान प्राप्त हो, क्योंकि अंतर हमें पता है, क्योंकि क्रय मूल्य दे रखा है, सॉरी साधारण ब्याज दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बराबर क्या होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें मूलधन निकालना है तो आर यानी दर हमें देना चाहिए। अब दर नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें दर निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले दर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपल तरीका से जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे समझते चलना है। देखो क्या करना होता है, देखो अगर हम बात करें, कह रहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखो साधारण ब्याज पहले समझना, साधारण ब्याज कितना दे रखा है भाई, तो साधारण ब्याज यहाँ पे दे रखा है एस आई बराबर क्या दे रखा है, एस आई बराबर 12,000 दे रखा है। कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई बराबर कितना दे रखा है भाई, तो 14,400, 14,400 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहला बरस का जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी पहला बरस का साधारण ब्याज और पहला बरस का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है ना। यानी यहाँ पे अगर हम 12,000 को मान ले तो पहला बरस का साधारण ब्याज भी हो सकता है और पहला बरस का चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर ये 2 बरस का है तो 1 बरस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो समय 2 है यानी 2 बरस का ब्याज है। अब 2 बरस का ब्याज है तो 1 बरस का ब्याज निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, बराबर हमें क्या निकल जाएगा, तो 6,000 निकल जाएगा। 6,000 यहाँ से हमें निकल गया 1 साल का, ठीक है। अगर हम दूसरे साल का ब्याज निकालना चाहते हैं तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेगा, तो दूसरे साल का ये है चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल में ये पहले साल को हम घटा देंगे तो दूसरे वाले निकल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, तो 6,000 जो आया ना, इस 6,000 को हमें इसमें घटा देना है, यानी 0 होगा 0 होगा 4 होगा और 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 8,400 हमारा ये निकल गया। अब हम अगर ब्याज निकालना चाहते हैं पहले बरस का तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 8,400 जो है ना, 8,400 में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6,000 को हमें घटाना पड़ेगा। 0 होगा यहाँ पे, 0 होगा यहाँ पे, 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यानी 2400, 2,400 यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, तो यहाँ पे दर निकालना है यानी आर निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, तो दर बराबर क्या होता है, तो सिंपल तरीका से दर बराबर यहाँ पे होता है ब्याज, सी आई, ब्याज कितना है, तो ब्याज 2,400, 2,400 ये ब्याज हो गया और गुने का क्या होता है 100 होता है और बटा का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम 6,000 को लेंगे तो 6,000 हो गया और गुने का समय, समय कितना है तो 1 साल का यानी 1 होगा। अब यहाँ से अगर हम आर की बात करेंगे ना तो 3 जीरो से देखो 2 जीरो ये कटा और 1 जीरो ये कटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 6 चक्का 24 यानी यहाँ पे 40 आ गया, यानी आर जो आया वह 40% आया, ठीक है। अब 40% आ गया। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो सी आई एस आई का अंदर, अब देखो सी आई कितना दे रखा है 1,004 यानी 14,400 और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो 12,000, 12,000। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यानी 2400 क्या निकला, तो 2400 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकला 2400 और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर और बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हल कर दो, सिंपल तरीका से यहाँ से हल कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा और पी निकालना है और आर का मान कितना है तो 40 है और गुने का 40 होगा और बटा 100 का स्क्वायर यानी 100 और गुने का 100 हो जाएगा। अब इसको आप लोग काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, तो देखो यहाँ सिंपल तरीका से 1 जीरो से 1 यहाँ पे देखो इस तरह से काटते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 जीरो 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, 4 गुने का 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छक्का 24 6 आ गया। फिर यहाँ से क्या कटेगा 4 से इसको काट दो तो कितना कटेगा 4 एकम का 4 हो गया और यहाँ पे 4 बचेगा 20 और 0 और ये 100 जो है इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 जीरो होगा, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना आया 1500, 1500 है जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर ये समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 3 बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर 20 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा क्या कर रहा है भाई, तो ब्याज दर हमें बताना।
अब ब्याज कैसे निकालना है तो सिंपल तरीका से देखो, कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अब अभी हम आप सभी को बताया था कि 2/5 यानी 2/5 है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि समय कितना है 20 बरस, यानी टी बराबर कितना होगा तो 20 साल होगा। अब कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का, अभी बताया था का अथवा से जो होता है नीचे वाला का, यानी धनराशि यानी प्रिंसिपल कितना है 5। अब साधारण ब्याज यानी SI कितना है तो SI ऊपर वाला होगा यानी 2। अब हमसे पूछ रहा है दर क्या होगा तो R बराबर हमें निकालना है। सिंपल से यहाँ से क्या होता है तो SI बराबर क्या होता है तो P गुने का R गुने का T और बटा का 100 होता है ना। अब देखो SI कितना दे रखा है भाई तो SI 2 है और प्रिंसिपल निकालना है, गुने का प्रिंसिपल तो दे रखा है, प्रिंसिपल कितना यहाँ से दे रखा है तो 5 दे रखा है, गुने का हमें कितना निकालना है R निकालना है, समय कितना है तो समय 20 साल है और बटा का 100 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से काटो तो 20 पचे का 100 कट गया, यानी R बराबर कितना आया तो 2%, यानी 2%, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है तो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न करा, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसके आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अब सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे जैसे करा है ना वैसे वैसे क्या करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि उस त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, यानी H बराबर हमें ऊंचाई निकालना है तो H बराबर मान लिया x। ठीक है, कह रहा है कि जिसका आधार जो है ऊंचाई का 2/5 है, यानी आधार है, आधार को हम क्या कहते हैं बेस, यानी B से संबोधित करते हैं। अब देखो जिसका आधार जो है ना ऊंचाई का 5/7 है, यानी ऊंचाई x का कितना है तो 5/7 है, यानी 5x/7 है। अब जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो ऊंचाई बताना है। अब ऊंचाई यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार यानी बेस और गुने का ऊंचाई। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 18.207 और बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/2 होगा और गुने का यहाँ पे x होगा और गुने का 5x/7 होगा। ठीक है, होगा ना। अब बिल्कुल यहाँ पे हमें क्या करना है तो x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से क्या करना होता है तो सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे 18.207 होगा ना, और बराबर का यहाँ पे 5x और x क्या होगा तो 5x² हो जाएगा और बटा का 7 दूना का 14 हो जाएगा। अब देखो 5x बराबर ये 14 है तो इधर चल जाएगा गुना में, और 5 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी सिंपल x बराबर अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे हो जाएगा 18.207 और यहाँ पे गुने का 14 और यहाँ पे देखो 5 जो है बटा में भाग में, गुना में है यहाँ पे ये 5 तो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यानी x यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब x² बराबर अगर इतना को हल करते हो तो आप लोग को क्या प्राप्त होगा 50.98। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, अब इसका रूट आएगा तो देखो यहाँ पे कितना मतलब लगेगा तो 7.14 सेंटीमीटर आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है यदि कुल वस्तु का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मान लिया टोटल वस्तु जो है कितना है तो 100% है, 100% है। अब कह रहा है यदि कुल वस्तु का 70% यानी 100 का 70% 70 ही होगा, का 70% का 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 70% के 20% लाभ पर, यानी 120 बटा का 100 पर बेचा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कुल वस्तु कुल 100 माना 100 का 70% 70 होता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 70 के 20% यानी 120 बटा 100 बेचा जाता है, और शेष वस्तु को 10% की हानि पर, शेष वस्तु अगर हम शेष वस्तु की बात करें ना तो शेष देखो पूरा 100 था, 100 का 70% जो था 20% के लाभ पर बेचा और बाकी को कितना बचा तो बाकी 30% बचा, यानी 30 का क्या कर रहा है 10% का हानि पर, यानी 90 बटा का 100 पर बेच रहा है। तो कर रहा है कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे निकाल लो तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, वर्ष सतह का 84 होगा प्लस का
यहाँ पे क्या होगा, 9 का 27 होगा। अब इसको जोड़ो, 7 4 11 का 1, और यहाँ पे बाकी एक 8 2 10 1 11, यानी यहाँ से कितना है 111 रुपया, और टोटल कितना था 100 रुपया। टोटल 100 था और आया 111, लाभ कितना हुआ 11, 11 का लाभ हुआ कितने पे, तो इस 100 पे, यानी 100 हो जाएगा, और गुने का प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 11%। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा 11%, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो ये रहा आप सभी को टॉप 20 प्रश्न। आशा करता हूँ हर विद्यार्थी को हर प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया उसको 2 बार 3 बार जरूर देखना, क्योंकि आपका एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि एग्जाम तक सारा शिफ्ट का सोल्यूशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।